सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम दर्पण। जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं और 17 फेब को मैथ का पेपर देने वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो, 17 को पेपर है, तो बिना ये वीडियो देखे मत जाना। क्यों? अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मेरे पास ये मैथ का वायरल पेपर जो कि 100% तुम्हारी एग्जाम में आने वाला है। अगर इसको तुमने पूरा कर लिया तो समझो कि अपने एग्जाम में तुमने 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स पूरा का पूरा स्कोर कर लिया। अगर इसे पूरा देख के जाते हो तो गारंटी तुम्हारे फुल मार्क्स आ जाएंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। कोड देखो एक बार, क्या है कोड? हो गया 3422। ये है सेट 2, जिसका सेट 1 में पहले ही करा चुका हूं। और ये हो गया आपका सीरियल नंबर। यहां क्या करना है, आपको अपना रोल नंबर लिखना है। इसके बाद ये बारी आती है इस नोट की। नोट पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या बोल रहा है नंबर 1 में कि इसमें टोटल 27 प्रिंटेड पेज होंगे। एक बार कंफर्म कर लोगे आप। पॉइंट नंबर 2 में बोल रहा है कि क्वेश्चन पेपर कोड जो आपको राइट हैंड साइड में दिया हुआ है उसे आप अपने आंसर बुक में लिखोगे। इसका पॉइंट नंबर 3 है, प्लीज चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 38 क्वेश्चन। एक बार चेक कर लेना है कि आपको जो क्वेश्चन पेपर मिला है उसमें टोटल 38 क्वेश्चन है भी या नहीं है। कई बार हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो इसको एक बार आप क्या करोगे, चेक कर लोगे। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4, बोल रहा है प्लीज राइट डाउन द सीरियल नंबर इन आंसर बुक। की जो सीरियल नंबर मैंने आपको दिखाया है उसे क्या कर लोगे आप अपने आंसर बुक में लिख लोगे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले। पॉइंट नंबर 5 है कि आपको टोटल 15 मिनट मिलेंगे इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। 10:15 से लेके 10:30 बजे तक आप सिर्फ क्या करोगे, इस 15 मिनट में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है। लिख रहा है ना, विल रीड क्वेश्चन पेपर ओनली एंड विल नॉट राइट एनी आंसर ऑन द आंसर बुक। और इस टाइम में कोई भी आंसर अपने आंसर बुक में नहीं लिखना है। ये पेपर है, देखो ये पेपर है आपके स्टैंडर्ड का जो कि 26 में आने वाला है। आई बात समझ में? टाइम कितना मिलेगा, तो 3 आवर्स आपको पूरा मिलने वाला है। कितने मार्क्स का होगा जी? तो 80 मार्क्स का होगा। और आज मैं तुमको 80 में से 80 फुल कंफर्म कराने वाला हूं। एक बार इसका जनरल इंस्ट्रक्शन पार्ट देख लेते हैं क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो जनरल इंस्ट्रक्शन क्या बोल रहा है, रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली एंड स्ट्रिक्टली फॉलो देम। नंबर 1 है, सबसे पहले चेक करना है कि टोटल 38 क्वेश्चन है एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सारे क्वेश्चन करना आपके लिए कंपलसरी है। पॉइंट नंबर 2, दिस क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन ए बी सी डी एंड ई। 5 सेक्शन में डिवाइड है। पॉइंट नंबर 3, इन सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 18 तक क्वेश्चन होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं। और 19 और 20 क्या होगा, आपका असर्शन रीजन बेस्ड के क्वेश्चन होंगे। और हर एक क्वेश्चन अगर आपने सही आंसर दिया तो 1 मार्क्स यहां मिलने वाले हैं। पॉइंट नंबर 4 है, सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और हर एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स के लिए। पॉइंट नंबर 5 बोल रहा है, सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 26 से 31 तक होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और हर एक क्वेश्चन होगा आपका 3 मार्क्स के लिए। पॉइंट नंबर 4, इन सेक्शन डी जो होगा 32 से 35 तक होगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं। और हर एक सही आंसर के लिए आपको पूरे 5 नंबर मिलने वाले हैं। नेक्स्ट है नंबर 7, इन सेक्शन ई में बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 36 टू 38 होंगे, केस स्टडी वाले क्वेश्चन होने वाले हैं। और हर एक क्वेश्चन कितना होगा, 4 मार्क्स के लिए होगा। जबकि आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। जो 2 मार्क्स वाला होगा उसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा। पॉइंट नंबर बोल रहा है, लेकिन पूरे क्वेश्चन में देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, कोई भी ओवरऑल चॉइस आपको नहीं मिलने वाली है। क्या मिलेगा देखो, तो 2 क्वेश्चन इन सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन इन सेक्शन डी। लेकिन 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको सेक्शन ई में, बट 2 मार्क्स वाले में ही मिलेंगे। अगर डायग्राम बनाते हो तो नीट एंड क्लीन बनाना है। पाई की वैल्यू आपको 22/7 रखना है। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। कैलकुलेटर का यूज आपको नहीं करना है। यहां तक इंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से शुरू होता है अब अपना सेक्शन ए। सेक्शन ए में देखते हैं क्या है, दिस सेक्शन हैज 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क्स ईच। मतलब 20 एमसीक्यूज होंगे और 1 मार्क्स के लिए होंगे। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड
117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ, मतलब इसका जो एचसीएफ है इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ एम, तब एम की वैल्यू क्या होगी। अब इसको करना कैसे, एक रफ पेज लेता हूं और आपको बताता हूं मैं। तो देखो सबसे पहला जो काम होगा ना, 65 का और 117 का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। 65 के फैक्टर हो जाएंगे 13 5 जा 65 होता है, और ऐसे ही ये हो जाएंगे 13 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 117 के फैक्टर। अब जो नंबर कॉमन होता है वही अपना क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ कितना मिल गया, तो एचसीएफ आप बोलोगे सर 13 मिल गया, पर उसने बोला है कि इस 13 को इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, तो मतलब कि 65 m माइनस 117 इज इक्वल टू क्या होगा, 13 हो जाएगा। अब इसको मैं सॉल्व कर लूंगा, ये माइनस का था उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 65 m इज इक्वल टू 117 और ये 13 कितना हो जाएगा 130। अब जरा देखो 65 वन जा और ये 2 जा, मतलब m की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई है 2, m की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2 मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या है इसका, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। देखो इन दोनों नंबर का एचसीएफ दिया हुआ था इस फॉर्म में, है ना, मैंने इसका एचसीएफ निकाला तो 13 आया, तो मैंने बोला ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए थी 13 के। अब 117 को इधर ट्रांसफर किया दूसरी साइड तो 130 हो गया है, और 65 से डिवाइड कर दिया 130 को, जो कि आया है 2। तो ये हो गया इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऐसे करेंगे नेक्स्ट वाला। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 है, द ग्राफ ऑफ p इज इक्वल y इज इक्वल टू p ऑफ x, और ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ px, मतलब जीरोज क्या होंगे p ऑफ x के। अब ऐसे देखो, ये देख के घबराना नहीं है कि बड़ा अजीब सा हो गया, इसमें क्या करना है। पहले तो देखो जीरोज कितने होंगे, 1 2 3, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो तुम बोलोगे सर जीरोस तो इसके 3 हो गए, ठीक है, लेकिन पूछा किस पे है, एक्स पे पूछा। यहाँ का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -5,0, पर एक्स की वैल्यू क्या है -5, क्योंकि एक्स पे फाइंड करना है। यहाँ क्या है, एक ओरिजिन पे है, तो एक्स और वाई दोनों जीरो होगा, तो यहाँ एक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। यहाँ देखो तीसरा जीरो 7,0, बट एक्स की वैल्यू क्या है 7, तो ये हो गए p ऑफ x पे ये -5 0 और 7, मतलब ये तो नहीं, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर। समझ में आया कैसे। क्वेश्चन देख के नहीं घबराना है आपको, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। और मैं आपको बता दूं, ये आपका लास्ट वायरल पेपर है स्टैंडर्ड का, ठीक है, इससे पहले मैंने बेसिक का डाल दिया था और ये लास्ट है। तो कल संडे को आप रेडी रहोगे, आप क्या है कि लाइव आऊंगा मैं, ठीक है, लाइव हम देखेंगे, पेपर को डिस्कस करेंगे अच्छे से, बहुत सारे और क्वेश्चन को। तो आप बताना कौन कौन लाइव के लिए रेडी है। और ये क्वेश्चन आ गया समझ में। करते हैं थर्ड। अब हम बोल रहा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ टू लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन है रिप्रेजेंटिंग कोइंसिडेंट लाइन, क्या शो करती हैं वो, कोइंसिडेंट लाइन शो करती हैं। तो सॉल्यूशन कितने होंगे इसमें ये बताना है। एक बार समझना, ये देखो ग्राफ है, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है, जैसे ये एक लाइन हो गई, ठीक है, ये इस तरीके से, और ठीक इसी के ऊपर और एक दूसरी लाइन हो जाए, दूसरी लाइन इसी के ऊपर, तो इसे क्या हम बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। और इसमें क्या होता है, मेनी सॉल्यूशन, क्या होता है, मेनी सॉल्यूशन होते हैं इसमें, मेनी सॉल्यूशन। अब ये जो फिगर दिख रहा है, देखो एक लाइन का ये तीर दिख रहा है और दूसरी लाइन का ये तीर दिख रहा है, ऐसे ही, तो इसमें क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन ये होगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। करते हैं नंबर 4 वाला। अब हम देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 4 क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, हैज रियल एंड इक्वल रूट, जिसके रियल और इक्वल रूट है, तब इसके जीरोज क्या होंगे। अब कैसे करोगे, एक रफ पेज पे बताता हूं तुमको मैं। सबसे पहला काम तो होगा ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी से इसे कंपेयर करूंगा, तो मुझे ए की वैल्यू मिलेगी 16, बी की वैल्यू मिलेगी 4k, और सी की वैल्यू मुझे मिलेगी 9, और फॉर्मूला रखेंगे डी इज इक्वल टू बी स्क्र माइनस 4ac। ओके, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि टू इक्वल रूट बोला है, तो डी की वैल्यू यहां 0, बी की वैल्यू क्या है 4k, तो 4k का हो जाएगा स्क्वायर
माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 16 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू है 9। ओके, इतना हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 0 इज इक्वल टू 16 के स्क्वायर माइनस टोटल मल्टीप्लाई करूंगा इसका, ये हो जाएगा 576। ये 576 माइनस का है, दूसरी साइड जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का, तो यहां लिखूंगा मैं 576 इज इक्वल टू 16 के स्क्वायर। डिवाइड करता हूं जरा, देखो यहां ये हो गया 576 अपॉन 16 इज इक्वल टू के स्क्वायर। डिवाइड करूंगा 16 से तो ये टोटल 36 टाइम क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। अब यहां देखें के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है, के स्क्वायर की वैल्यू आ गई 36। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 36। ये स्क्वायर था, इधर आके अंडर रूट। अब बोलो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो जब वैल्यू बाहर आएगी तो वो प्लस की भी होगी और माइनस की भी होगी, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ प्लस बाहर नहीं आता है, तो प्लस माइनस 6 हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए ही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां देखो ऑप्शन देखो कितना पास पास दिया हुआ है, 36 माइनस 36। अगर थोड़ी सी मिस्टेक हुई पढ़ने में क्वेश्चन और समझने में तो बस तुम्हारा काम हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कि जो देखो क्या है, बिल्कुल कितने पास पास ऑप्शन दिया हुआ है ना। करते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का नेक्स्ट टर्म क्या होगा ये बताना है। अब डायरेक्ट तो हम नहीं बता सकते, देखो नेक्स्ट टर्म के लिए पहला टर्म दिया हुआ है 18, दूसरा दिया हुआ है 32, थर्ड टर्म दिया है 50 और पूछ रहा है कि इसके बाद वाला टर्म क्या होगा। पहले तो इस सबके फैक्टर के फॉर्म में लिख लूंगा। यहां देखो जैसे 18 को लिख सकता हूं मैं 2 3 जा 6 और 6 3 जा कितना हो जाएगा 18। ओके, तो यहां देखोगे 3 बाहर आ रहा है, अंडर रूट में 2 हो गया। ऐसे ही 32 को भी देखो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 8 एंड 8 4 जा 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा ये। ऐसे ही देखो ये 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32। यहां से क्या बाहर आ रहा है, एक दो पेयर बन रहा है और ये एक दो पेयर बन रहा है, मतलब टोटल 4 बाहर आ गया और अंडर रूट में क्या हो गया 2। ऐसे ही 50 का कर लेंगे। 50 का देखो कैसे होगा, 5 लिखो और मैंने बताया है कि 10 का मतलब क्या होता है, ये जो जीरो इसका मतलब 10, तो 5 2 जा 10 क्या आएगा बाहर, 5 बाहर आ गया, अंडर रूट में कौन हो गया 2। 3 4 5 और यहां देखो अंडर रूट 2 से में नेक्स्ट क्या हो जाएगा 6 अंडर रूट 2, 6 अंडर रूट 2। क्या ये ऑप्शन में है, नहीं ऑप्शन में नहीं है, मतलब इसको चेंज करना पड़ेगा। ये 6 बाहर कब आया होगा, जब अंदर 2 का पेयर रहा होगा, मतलब 6 मल्टीप्लाई 2 रहा होगा, तभी तो बाहर आया होगा। तो 6 6 जा 36 और 36 2 जा कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा ये 72। क्या ऑप्शन में 72 है, यस, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर। आया इतना समझ में, तो करते हैं नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 5,0, डिस्टेंस 5,0 कहां से फाइंड करनी है डिस्टेंस, फ्रॉम द ओरिजिन, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0 होता है। तो इसे करो x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला तो याद है ना, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करूंगा मैं, देखो x2 कितना है 0, x1 कितना है 5, तो हो गया 5 का स्क्वायर 25 और ये सारा डेटा होगा अंडर रूट में प्लस y2 माइनस y1 दोनों 0 है, छोड़ दो ऐसे ही, यहाँ कोई वैल्यू आएगी नहीं, और अंडर रूट 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, 5 क्या हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट बिल्कुल आंसर। ऑप्शन देखो कितना पास में है, 5 का स्क्वायर, बच्चा समझेगा 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं, नहीं 0 नहीं, देखो अंडर रूट में 5 भी दिया हुआ है, तो बिल्कुल सावधान होकर क्वेश्चन करना है। ठीक है, अच्छे से करते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, देन द वैल्यू ऑफ एक्स। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इजी लग रहा था, इजी लग रहा था, अचानक से सामने एक टफ क्वेश्चन आ गया है ना। देखो पहले तो एक पैरेललोग्राम बना लो,
इस तरीके से। ये हो गया एक पैरेललोग्राम, ये हो गया एक पैरेललोग्राम। मैंने रेक्टेंगल के शेप में बना लिया है, कोई नहीं, आप इस तरह बना सकते हो। इसका नाम देता हूं ए बी सी और ये हो गया डी। सबके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। ए का कोऑर्डिनेट है 1,3, बी का कोऑर्डिनेट है -1,2 एंड सी का कोऑर्डिनेट है 2,5, डी का कोऑर्डिनेट क्या है x,4। पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या होगी। अब मुझे ये बताओ, अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो इसके जो डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल्स, एक डायगोनल BD और दूसरा डायगोनल इसका हो जाएगा AC। क्या ये AC और BD आपस में बराबर होंगे? बराबर होंगे, बिल्कुल, डायगोनल है तो ये बराबर होंगे, है ना। और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं मतलब अगर यहां कोई पॉइंट मैं ले लूं O, तो BO इज इक्वल टू DO भी होगा। बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो यही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां का मैं कोऑर्डिनेट निकाल लूंगा मिड पॉइंट यूज करके, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके मैं निकाल लूंगा। तो देखो, एक बार मैं AC का निकाल लूंगा और एक बार BD का निकाल लूंगा मैं। तो पहले AC का करते हैं। अगर AC का, यहाँ ये मिड पॉइंट हो गया, अगर मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं फाइंड करूं यहाँ का, तो तुम बोलोगे सर ये होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2 x के लिए, y1 प्लस y2 अपॉन में 2 y के लिए। किसका निकाल रहा हूं मैं? AC का। AC का, A का कोऑर्डिनेट पता है, C का कोऑर्डिनेट पता है, x1 y1, x2 y2। जरा क्या बताना क्या आएगा? x1 1 है, x2 2 है, तो ये हो गया 1 प्लस 2 अपॉन में 2, कॉमा y1 प्लस y2 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 अपॉन में 2। इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ गया 3 अपॉन 2, कॉमा ये हो गया 8 अपॉन 2। डिवाइड करूंगा इसे तो कोऑर्डिनेट मुझे मिलता है 3 अपॉन 2, कॉमा 2 4 जा, ये हो गया 4। ये मिल गया AC का। इतनी बात आई समझ में। अब ऐसे ही क्या करूंगा मैं, BD का भी फाइंड कर लूंगा। BD का भी जरा पेज ऊपर करता हूं, देखो ऐसे ही मैं BD का फाइंड करूंगा। तो BD के लिए यहां देखो x1 x2, तो ये होगा -1 प्लस x अपॉन में 2, कॉमा y1 प्लस y2 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6 और 6 अपॉन में 2, 2 1 जा 2 3 जा। वैल्यू क्या मिला है मुझे? -1 प्लस x अपॉन 2 और ये हो गया 3। अब अगर AC और BD बराबर थे तो इनके ये मिड पॉइंट वाली ये चीजें भी बराबर होनी चाहिए आपस में, है ना। ये चीजें भी बराबर होंगी, तो मैं बोल सकता हूं कि 3 अपॉन 2 कॉमा 4 इक्वल होगा किसके? -1 प्लस x अपॉन 2 कॉमा 3। अब मुझे किसकी वैल्यू पूछा है? x की वैल्यू पूछा है, तो मैं इन दोनों को लूंगा, यहां से भी x वाला पार्ट उठाऊंगा, यहां से भी x वाला पार्ट उठा लूंगा, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे x वाले। तो ये हो गया 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू -x प्लस -1 प्लस x अपॉन 2। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ हो गया 3 इज इक्वल टू -1 प्लस का x, और x की वैल्यू आ जाएगी, माइनस का है दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा। आंसर आ गया x की वैल्यू प्लस। सबसे पहले मैंने क्या किया है, तो AC का मिड पॉइंट निकाला है, BD का मिड पॉइंट निकाला है, और ये दोनों होंगे बराबर। तो ये आ गया AC का मिड पॉइंट, ये आ गया BD का मिड पॉइंट, और दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। x वाला साथ में रखा है और इसको सॉल्व कर लिया है, तो मेरे पास x की वैल्यू आई है 4। आया समझ में? आ गया ना समझ में? चलो ठीक है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें। तो इसमें देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा अपना, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है इन द गिवन फिगर डी पैरेलल टू BC। ये जो D है ना, ये BC के पैरेलल है, ठीक है। AD दिया हुआ है, AB दिया हुआ है, EC दिया हुआ है, और AE फाइंड करना है। अब जरा मुझे बताओ, अगर ये एक दूसरे के पैरेलल है तो क्या मैं BPT के अकॉर्डिंग, क्या मैं BPT के अकॉर्डिंग लिख सकता हूं AD अपॉन DB, ये लिख सकता हूं मैं। आगे लिखूंगा AE अपॉन EC, AE अपॉन EC लिखूंगा मैं, है ना, ये लिखूंगा।
अब एडी की वैल्यू फाइंड है क्या, एडी की वैल्यू 3 है, तो यहां मैंने रखा कि एडी मुझे दिया हुआ है 3। क्या डीबी पता है मुझे, नहीं। अगर टोटल 7 है यहां तक और ये अकेला 3 है तो डीबी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तभी तो 4 + 3 7 हुआ होगा। तो बोलोगे कि सर ये हो गया 4। ओके, एई कितना है जी, एई नहीं पता है क्योंकि एई पूछ रहा है हमसे, एई। ईसी कितना है, 3। सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 ए ई। ए की वैल्यू फाइंड करूंगा मैं, तो ए हो जाएगा 9/4 और 4 को डिवाइड करूंगा, देखो 4 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 1 बच जाएगा, फिर हो जाएगा 4 2 जा 8, 0 बचेगा, 4 5 जा 20। ये हो जाएगा ए की वैल्यू। क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू। ऑप्शन है कोई, देखो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीपीटी से सॉल्व किया है, एडी अपॉन डीबी और ए अपॉन ईसी, और यहाँ सब कैलकुलेशन है। ये 3 दिया हुआ है, टोटल 7 है, तो ये अकेला क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे ही बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या कह रहा है 9, देखो, इफ 0 इज द सेंटर ऑफ सर्कल, अगर 0 पढ़ रहा हूं मैं, ओ है, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, पी क्यू कोड है, पी क्यू एक कोड है, ये हो गई एक कोड, एंड टेंजेंट पी आर, टेंजेंट है पी आर, ये पी आर टेंजेंट है, पी मेक्स एन एंगल 60, पी के साथ यहां एंगल ये 60 का बनता है विथ पी क्यू, ठीक है, पी क्यू के साथ। देन द पी ओ क्यू कितना होगा, पी ओ क्यू, ये एंगल पूछ रहा है आपसे कितना होगा। जरा मुझे बताना, अगर पी आर क्या है, पी आर एक टेंजेंट है, क्या है, टेंजेंट है, पी आर क्या है, एक टेंजेंट है। तो अगर टेंजेंट है तो ये पूरा एंगल कितने का होना चाहिए था, 90 का होना चाहिए था। अगर ये 60 का है तो ये कितना होगा, तो तुम बोलोगे सर 30 का होगा, 30 का होगा। अगर ये 30 है तो यहां भी 30 होगा, यहां भी 30 होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये दोनों रेडियस है ना, तो ये साइड तो दोनों इक्वल ही है, ये दोनों साइड क्या है, इक्वल ही है। तो अब क्या होता है, ये भी 30 है, ये भी 30 है, और ये फाइंड करना है, मैं एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करूंगा यहाँ। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो ये 30 प्लस ये वाला भी कितना हो जाएगा, 30, और प्लस एंगल ओ, डायरेक्ट लिख लेता हूं मैं इस तरीके से, एंगल ओ इज इक्वल टू हो जाएगा 180, 30 30 हो गया 60, एंगल ओ इज इक्वल टू 180 माइनस 60, और एंगल ओ इज इक्वल टू हो गया 120। कितना हो गया, 120। देखो प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो ना, रूल आपको पता हो, तो मैं सच बताता हूं बड़े बड़े क्वेश्चन आपको इजी लगना शुरू हो जाते हैं। और प्रॉपर्टी नहीं पता हो, कॉन्सेप्ट नहीं पता हो, तो एक बेसिक सा क्वेश्चन भी आपको बहुत टफ लगना शुरू हो जाएगा, है ना। अभी तक अगर आपको ये समझ में आ रही है कि कॉन्सेप्ट पता है तुमको, तो बहुत इजी लग रहा होगा पेपर, नो डाउट। लेकिन कुछ बच्चों के लिए बहुत टफ हो जाएगा कि पता नहीं कैसे हो गया। ऑप्शन देखते हैं इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी अपना हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, देखो पीए और पीबी टेंजेंट है, ये अपना टेंजेंट है, ये हो गया अपना टेंजेंट। पूछ रहा है ए क्यू बी, ए क्यू बी, ये वाला एंगल पूछ रहा है कि ये एंगल कितना होगा। अब जरा मुझे बताओ, अगर इस कितना टफ लग रहा है देखने में, बहुत टफ लग रहा है ना, पर अगर तुम्हें इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी क्लियर हो ना, तो बहुत इजीली ये हो जाता है, बहुत इजीली। जरा देखो कैसे, ए क्यू बी पूछ रहा है, जरा मुझे ये बताना कि ये रेडियस है, ये रेडियस है, और ये भी रेडियस है, ठीक है, सेंटर से ये रेडियस हो गया, यहां एंगल कितने का बनता है, तुम बोलोगे 90, ये भी कितने का होगा, 90 होगा। अब एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, जरा ध्यान से देखो, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड। अगर किसी शेप की चार साइड हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है ना। तो मैं यहां लिखूंगा पी बी, और ये वाला एंगल, ये एंगल कितना सम होना चाहिए, 180। तो मैं लिखता हूं कि देखो ये हो गया 80 प्लस इसको लिखा मैंने 90 प्लस इसे लिख लेता हूं, यहां वाले को लिख लेता हूं मैं ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी,
प्लस ये कितना हो जाएगा 90 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 360 प्लस करूंगा 90 90 180 हो जाएगा 180 में ये 80 प्लस करूंगा 260 हो जाएगा। तो एंगल ए ओ बी प्लस 260 इज इक्वल टू 360 फाइन करूंगा मैं तो मुझे मिलेगा एंगल ए ओ बी क्या हो गया ट्रांसफर होगा माइनस हो जाएगा 360 में से 260 कितना बच जाएगा 100 तो ए ओ बी आ गया अपना 100 मतलब ये वाला एंगल अपना 100 हो गया। ठीक है ये एंगल कितना हो गया 100 का हो गया। अब मुझे बताओ जो एंगल ए क्यू बी पूछ रहा है ए क्यू बी पूछ रहा है क्या ये हाफ होगा एंगल एओबी का हाफ होगा। ये प्रॉपर्टी हमने 9th में ही पढ़ी थी और एओबी कितना है 100 है तो 100 और ये हो गया 100 डिवाइड करूंगा कितना हो जाएगा 50। देखो प्रॉपर्टी आसान था कितनी इजीली हो गया। ये तो मतलब क्या बोला है मैंने कि यहाँ वाला एंगल क्या होता है ये एंगल देखो डबल होता है और ये वाला एंगल हाफ होता है। कॉन्सेप्ट पहले पढ़ाया था मैंने कितनी बार बता चुका हूं। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। संभल के देखो ऑप्शन बहुत पास पास दिए हुए हैं। ऑप्शन जरा एक बार देखो कितने पास पास दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर 11 जो कि ट्रिग्नोमेट्री से बोल रहा है अंडर रूट में 1 प्लस कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए की वैल्यू क्या होगी। एक रफ पेज लेके तुमको समझाता हूं कि कैसे करोगे। देखो सबसे पहले इसको क्या कर लो तुम रैशनलाइज कर लो सीधी सी बात है ये अंडर रूट में दिया हुआ है इसको ऐसे ही लिखो 1 प्लस कॉस ए अपॉन में है 1 माइनस कॉस ए। रैशनलाइज करूंगा मैं तो 1 ये माइनस है तो प्लस का साइन लूंगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए। रैशनलाइज किया रैशनलाइज करते होता क्या जरा देखो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी का आइडेंटिटी हो जाता है जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ऊपर क्या हो जाएगा ऊपर वाली वैल्यू को अंडर रूट में लिखो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर क्योंकि सेम सेम है हो गया। यहां लिखोगे a 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस कोस स्क्वायर ए। इतनी आई बात समझ में आइडेंटिटी लग गई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। यहां इसे ऐसे ही लिखूंगा मैं यहां से कुछ कट मत कर देना। ऊपर हो गया 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर और ये है टोटल वैल्यू अंडर रूट में। ठीक है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है तुम बोलोगे सर साइन स्क्वायर ए होता है। दोनों के पास स्क्वायर है देखो तो अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा दोनों से सेपरेट भी कर सकते हैं हम। यहां बचता है 1 प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए मतलब साइन ए से डिवाइड करना है मुझे दोनों को अलग अलग। तो एक बार करता हूं 1 को डिवाइड करता हूं जो कि होगा साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब जरा बताओ ये क्या होता है 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक होता है कोसेक प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट होता है कॉट ए। मतलब उसको सॉल्यूशन के बाद कोसेक ए प्लस कॉट ए आएगा। ऑप्शन कौन सा सही है ऑप्शन देखो कोसेक ए माइनस कॉट ए दिया हुआ है भाई साहब कितना सटीक बच्चा तुरंत के तुरंत इस पे बढ़ जाएगा कि हाँ पहला ही सही हो गया। यहां देखो कोसेक और कोट में आंसर यहां भी कोसेक और कोट में आंसर बट अपना आंसर क्या है कोसेक प्लस कॉट ए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कितने पास पास एग्जाम आंसर्स ऑप्शंस दिए हुए हैं तो ध्यान से और संभल के करना है बिल्कुल पढ़ के क्वेश्चन को करना है अच्छे से। नंबर 12 करेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। जरा देखो 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 है 2 को उधर भेज दूंगा मैं तो ये आ जाएगा मेरे पास cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब ये cos में किसकी वैल्यू होती है तुम बोलोगे सर 60 की होती है तो यहां लिखो cos थीटा इज इक्वल टू ये हो गया cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है। cos से cos खत्म थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60। इजी क्वेश्चन अगर ये वैल्यू याद थी तो इजी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन
देखने ना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 30 ने क्या बोल रहा है, अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट शेडो 2√3 मीटर, कि एक ये पोल हो गया, कितना है 6 मीटर इसकी हाइट है और ये एक शेडो बनाता है जिसकी लेंथ दी हुई है 2√3। और इसको अगर ऐसे जोड़ लूं मैं, तो अब पूछ रहा है देन द सन्स एलिवेशन, ये एंगल पूछ रहा है कितना होगा, मैंने बोला थीटा होगा। इसको हम क्या बोलते हैं पी, इसे हम बोलते हैं बी और इसे हम बोलते हैं एच। अब ये पी और बी पता है, और पी और बी आता किस में, तो बताना कि सर 10 में आता है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, पी की वैल्यू 6 और बी की वैल्यू 2√3। सॉल्व करता हूं, 2 1 जा 2 3 जा, हो गया। तो यहां मिला मुझे टेन थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन में √3। अब अंडर, ये तो किसी की वैल्यू होती भी नहीं है, और अंडर रूट में अब क्या भी हमें अंडर रूट की वैल्यू डिनोमिनेटर में नहीं रखनी है, तो हम करेंगे रेशनलाइज, ऊपर भी √3 का मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी √3 का मल्टीप्लाई। तो ये आता है टेन थीटा इज इक्वल टू, कोई ये से ये कट मत देना, वापस वही बच जाएगा। ये हो गया 3, मैंने देखा है बच्चे गलत कर देते हैं ऐसा, और ये हो गया 3√3 क्या हो जाएगा √9, और √9 की वैल्यू होती है 3, तो यहाँ 3 से 3 हो जाता है कैंसल, और क्या बचा टेन थीटा इज इक्वल टू √3। क्या ये 10 में √3 किसी की वैल्यू होती है, तो बता देना कि सर होती है 60 की। तो यहाँ लिखो टेन थीटा इज इक्वल टू 10 60, और 10 से 10 हुआ खत्म, और थीटा की वैल्यू मिल गई, कितना है 60। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा 60। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं ये बहुत इजी सा है, समझ में भी आया होगा। देखो पोल की हाइट दी हुई थी, शेडो दिया हुआ था, ये पी है ये बी है, और पी और बी किस में आते हैं 10 में आते हैं, इसलिए मैंने 10 लिया। ठीक है, 3/√3 हो गया, रूट की वैल्यू डिनोमिनेटर में नहीं रहनी चाहिए, मैथमेटिक्स का रूल है, रेशनलाइज किया, √3 का मल्टीप्लाई होगा √9 हो जाएगा, √9 का स्क्वायर √9 होता है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और √3 क्या होता है 1060 की वैल्यू होती है, 10 से 10 कैंसिल हुआ, थीटा की वैल्यू आ गई 60। ओके, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, अ पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग is bent into an arc circle subtending an angle 60 its same center, the radius of the circle is, तब उस सर्कल का रेडियस क्या होगा। क्या बोल रहा है, देखो एक तार है जो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसको एक आर्क में बेंड किया गया, सर्कल के आर्क में। कैसे करोगे, चलो रफ पेज लेके समझाता हूं। तो देखो लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ पूरा लिख लेता हूं मैं, लेंथ लेंथ ऑफ आर्क, आर्क का फॉर्मूला तो पता ही होगा कि थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर होता है। वही बोल रहा है कि लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू दी हुई है 20, कि उसकी लेंथ है 20, थीटा की वैल्यू 60 बोल रहा है, ये हो गया 60, अपॉन में क्या हो गया 360, मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई पाई, और यही आर की वैल्यू क्या है पूछ रहा है हमसे। सॉल्व करूंगा, 0 से 0, 6 1 जा 6 6 जा 36, 2 1 जा 2 3 जा 6, तो ये हो गया 20 इज इक्वल टू, अपॉन में ध्यान से 1/3 पाई आर। ओके, ये 3 इधर डिवाइड का है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2 जा 6, ये हो गया 60 इज इक्वल टू पाई आर। ओके, आर की वैल्यू फाइंड करनी थी, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 अपॉन पाई। अब मैं चाहूं तो यहां इसे सॉल्व कर सकता हूं, और आगे ये सॉल्व होगा क्वेश्चन, ठीक है, पाई की वैल्यू रख के, पर एक बार क्रॉस चेक करूंगा आंसर कहीं मेरा यहीं तक तो नहीं है, अगर नहीं होगा तो फिर आगे सॉल्व करेंगे। 60 अपॉन पाई, नहीं नहीं नहीं, यस, ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया मेरा। ओके, आई बात समझ में, लेंथ ऑफ आर्क दिया था, एंगल दिया हुआ था, रेडियस की वैल्यू पूछ रहा था। करते हैं अगला क्वेश्चन अब हम। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है, इफ द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सर्कल के सेक्टर का एरिया दिया हुआ है, पहले तो एरिया का फॉर्मूला लिख लो, होता है कि एरिया, सर्कल के सेक्टर का एरिया लिख रहा हूं मैं, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और एरिया दिया हुआ है 7/20, ये लिख लिया। आगे ऑफ एरिया ऑफ सर्कल देन द एंगल एट द सेंटर इज इक्वल टू,
तो उसका सेंटर किसके इक्वल होगा, है ना, यही पूछ रहा है। अब देखो, द इफ द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 7/20 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल के एरिया का इतना है, तो मैं बोलूंगा कि भाई सर्कल का एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। यहां समझना, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और उसका सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया ये होता है सेक्टर का एरिया। इसको जरा रफ करो, देखो सेक्टर का एरिया ये हो गया, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, उसका 7/20, 7/20 कौन है, तो एरिया ऑफ सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर, यही बोल रहा था कि एरिया ऑफ सेक्टर है। तो यहां लिखूंगा 360 पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर देखो पूरा कैंसिल हो जाएगा, है ना, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 से 2 बन जा, और ये 2 18 जा, 18 में 7 का मल्टीप्लाई करूंगा तो थीटा की वैल्यू आती है मेरे पास 126, 126। एक बार और समझते हैं क्वेश्चन को, देखो क्या बोला था कि अगर सर्कल का, किसी सर्कल का एरिया, सर्कल के एरिया का 7/20 जो है एरिया ऑफ सेक्टर है, तो ये रख लिया यहां मैंने, ये सेक्टर ऑफ एरिया, और ये 7/20 सर्कल का एरिया हो गया, और यहां से थीटा की वैल्यू पूछ रहा था कि सेंटर एंगल क्या होगा, देखो एंगल क्या होगा, तो एंगल होगा 126 का, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब करेंगे हम 16 वाला, देखो जरा 16 क्या बोल रहा है, अ कॉइन टॉस थ्राइस, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जाता है, ठीक है। अब एक कॉइन में आउटकम क्या होता है, पहले कॉइन पे हेड होगा या टेल होगा, हेड या टेल, ठीक है। दूसरा कॉइन पे भी हेड होगा और टेल होगा, तीसरे कॉइन पे भी क्या होगा, हेड होगा और टेल होगा। अगर मैं टोटल आउटकम निकालूं तो ये 2 2 और 2 तीनों का मल्टीप्लाई कर लूंगा मैं, तो टोटल आउटकम निकल के आता है 8। ये क्या होगा, टोटल, टोटल आउटकम, आउटकम, टोटल आउटकम। अब पूछ रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट टू टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो सबसे पहले तो मैं सैंपल स्पेस लिख लूंगा। देखो अगर मैं तीनों को रोल करता हूं तो हो सकता है कि पहली बार में तीनों कॉइन पे हेड 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 आ जाए, दूसरी बार तीनों पे टेल 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 आ जाए, तीसरी बार क्या हो सकता है, हेड, मैं कर लेता हूं कि हेड आया, बाकी हेड आया, और बाकी 2 पे क्या आ गया, टेल और टेल आ गया, ठीक है। फिर एक बार करूंगा तो क्या आ जाएगा, तो मैं बोलूंगा जी देखो क्या हो सकता है, पहले तो हेड 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 हो गया, फिर हेड टेल टेल, और दूसरे पे हो सकता है कि 2 बार हेड आ जाए और 1 बार टेल आ जाए, और क्या हो सकता है कि 2 बार टेल आ गया और 1 बार हेड आ गया, और क्या हो सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है, और क्या हो सकता है, एक बोलोगे सर हेड आएगा, टेल आएगा और हेड आएगा, हो गया, और कोई बच रहा है बताओ मुझे, एक बार बोलोगे सर पहले पे टी और दूसरे पे एच एच आ गया, ये सारे क्या हो गए, उसके सैंपल स्पेस हो गए। अब क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 2 टेल, 2 टेल आना चाहिए, तो यहां 2 टेल एक बार आया है, साथ में एक यहां 2 हो गया, ये 3 हो गया, और यहां नहीं 2, और ये हो गया कितने, 1 2 3 4, 4 बार आया है ना, मैं बोलूंगा टोटल आउटकम था 8, और एटलीस्ट 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 4, इसे सॉल्व करूंगा, 4 1 जा 4 2 जा, ये हो गया 1/2, 1/2, ऑप्शन नंबर डी, इसका भी ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। करते हैं 17 वाला, अब हम 17 में बोल रहा है अ कार्ड इज ड्रॉन रैंडम एट पैक ऑफ 52 कार्ड्स, कि टोटल कितने 52 कार्ड्स हैं, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज ड्रॉन ब्लैक किंग, ब्लैक किंग, अब ब्लैक किंग होते कितने हैं मुझे बताना, तो ब्लैक किंग के लिए तुम बोलोगे कि सर ब्लैक किंग तो सिर्फ और सिर्फ 2 होते हैं, तो ये हो गया 2/52, डिवाइड करूंगा 1 जा, और ये हो गया 26, 1/26 इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, 1/26 मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं अब हम नंबर 18, नंबर 18 में देखो क्या बोल रहा है, द मीन एंड मीडियन ऑफ अ स्टैटिकल डेटा, मीन दिया हुआ है 21, मीडियन दिया हुआ है 23, देन द मोड क्या होगा, रफ पेज लेके बताता हूं एक तुमको। तो फॉर्मूला क्या था, तो तुम बोलोगे सर 3 मीडियन
3 मीडियन इज इक्वल टू होता है मोड प्लस 2 मीन, 2 मीन। ओके, अब क्या बोला है, मीन की वैल्यू कितनी है 21, मीन की वैल्यू है, देखो मीन पहले लिखा है और ये 21, तो यहां लिखूंगा मैं मीन हो गया, और मीडियन कितना दिया हुआ है 23, यहां लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई 23 इज इक्वल टू मोड, फॉर्मूला नहीं याद हो तो बस क्वेश्चन तो हाथ से निकल गया ये समझो, ठीक है। मल्टीप्लाई करूंगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 69 प्लस ये हो गया मोड प्लस 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 42 प्लस का है ट्रांसफर करूंगा माइनस का आ जाएगा, तो 69 में से माइनस करना है मुझे 42 और ये मेरा आ जाएगा मोड, क्या आ जाएगा मोड, 9 में से 2 जाएगा 7 बच जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2 आ जाएगा, मोड की वैल्यू हो गई 27, मोड की वैल्यू क्या हो गई 27, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहां से शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 19 और 20 जो कि है अपना स्टेटमेंट वाला असर्शन और रीजन बेस्ड का। पहले असर्शन पढ़ते हैं, बोल रहा है अ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, ठीक है, माउंटेड ऑन सॉलिड कोन ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर। अब आगे बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ कंबाइंड, अगर टोटल का मैं वॉल्यूम निकालूं तो वो क्या आएगा 1737.97, बिल्कुल सही है जी, अगर आप फाइंड करोगे तो इतना ही इसका वॉल्यूम आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। आई बात समझ में। अब बोल रहा है कि रीजन क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है ना 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है, मतलब अपना रीजन भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है ना, वॉल्यूम निकालने के लिए ही फॉर्मूला होता है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू, सही है, मेरा भी ट्रू था, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा। नंबर 20 में देखते हैं, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन बिटवीन 8 एंड 12 इज 10, कि इनके बीच का अर्थमेटिक मीन निकालूंगा मैं, एपी निकालूंगा तो आता है 10, क्या है ये भी बिल्कुल ट्रू है मेरा जी, बिल्कुल ट्रू है। आगे बोल रहा है अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के बीच का अर्थमेटिक मीन कैसे निकलता है, ए और बी दोनों को प्लस करो 2 से डिवाइड कर लो, बिल्कुल सही है। अपना रीजन भी क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, आप चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो, देखो 8 को अगर 12 के साथ ऐड करोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो 20/2 जो कि आता है 10, और ये फॉर्मूला था, मतलब फॉर्मूला भी सही है, तो असर्शन भी ठीक, रीजन भी ठीक। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां तक हमने क्या है सेक्शन ए को पूरा कंप्लीट कर लिया है, और अब हम करने वाले हैं सेक्शन बी का पार्ट। सेक्शन बी में देखो क्या है, दिस सेक्शन हैज 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स ईच। तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 21, दो नंबर दिए हुए, दोनों नंबर के आपको एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, और आप फाइंड कर सकते हो, बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है आपके लिए, ऐसे ही आप क्या करोगे, नंबर 22 वाला करोगे, कुछ नहीं करना, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेना है और ये आपको प्रूफ करना है, इजी है बहुत, पेपर में आने वाला है तो अच्छे से करना ही करना है इसको। नंबर 23 करोगे ऐसे ही, ये फिगर भी दिया हुआ है, ठीक है, बी ए क्यू दिया हुआ है 105, ए पी क्यू फाइंड करना है। अगला क्वेश्चन है 24, पार्ट ए या पार्ट बी, दोनों में से कोई एक का करना है, ये तो मैं कितनी बार करा चुका हूं और ये भी तुमको बता चुका हूं, ठीक है, अगर वीडियो देखा होगा तो पता होगा। तो ये भी दोनों क्वेश्चन करोगे तुम। ऐसे ही 25 में भी देखो क्या है, ऑप्शन है आपको, या तो आप ये वाला कर लो या तो आप ये कर लो, पर आप एक बार दोनों करके ट्राई करना, ठीक है, दोनों करके ट्राई करोगे। ऐसे ही इसके बाद बारी आती है अपने सेक्शन सी की, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितने मार्क्स के लिए होगा, एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स के लिए, टोटल कितने मार्क्स बनते हैं 18 मार्क्स तुम्हारे बनते हैं, अगर पूरे कर लिया तो, इसको पूरे करके जाओगे तो। क्वेश्चन नंबर 26 में देखो इजी सा है बहुत, ठीक है, नंबर 27 भी करोगे आप, ये इसके जीरोज ही फाइंड करने हैं सिर्फ, पहले इसको सही कर लोगे, नॉर्मल इक्वेशन में कर लोगे, इक्वेशन में करने के बाद वेरीफाई कर लोगे। आगे बोल रहा है कि इनको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, इजी सा है कि पहले इक्वल कर लेना, इसमें क्या है 2 का मल्टीप्लाई कर लेना, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लेना, दोनों इक्वेशन इक्वल होगी, फटाफट सॉल्व कर देना।
अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, इसमें से ये करना था आपको, या तो ये वाला करो, दोनों में से कोई एक। ठीक है, बुक का ही है ये क्वेश्चन, बुक का ही, और हमेशा पूछता है, हमेशा। तो ये भी करोगे। ठीक है, नंबर है 29, 29 भी करोगे। आगे बात समझ में। आगे देखते हैं कौन से क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। देखो, वो जो क्वेश्चन था उसका फिगर भी दिया हुआ है, फिगर भी दिया हुआ है, फटाफट सॉल्व कर लोगे। और इसके बाद या तो आप ये वाला करो या तो ये वाला करो, दोनों में ऑप्शन था, और इसमें भी फिगर आपको दिया हुआ है। आई बात समझ में। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30, जो कि ट्रिग्नोमेट्री से है, बहुत इजी है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व भी कराया हुआ है। फिर नेक्स्ट है ये 31, जो कि है आपका स्टैटिस्टिक्स से। क्या फाइंड करना है? मीडियन फाइंड करना है। मीडियन का फॉर्मूला याद होगा ना, कर लोगे, उससे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। इसके बाद आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी देखो एक बार क्या आता है। सेक्शन डी, सेक्शन डी कितने मार्क्स के लिए होगा? तो 5 मार्क्स के लिए होगा एक क्वेश्चन, और टोटल मिल जाएंगे आपको 20 मार्क्स, अगर आपने सही सही जैसा बताया है, जैसा दिखाया वैसा कर लिया तो, और अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो ये क्वेश्चन भी करना है, ये ट्रेन वाला भी करना है। ट्रेन वाला पूछेगा ही, पक्का आएगा ही आएगा एग्जाम में। ऐसे ही आप करोगे 33 वाला भी। आई बात समझ में। इसके बाद देखो, ये 33 का फिगर भी दे दिया है, 33 का फिगर भी है आपके सामने, फिगर। और 34 में कोई भी एक क्वेश्चन आपको करना है, कोई भी, ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। इसके बाद आता है और एक क्वेश्चन, जो कि है नंबर 35। इसमें आपको क्या करना है? स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है, इसको भी आप सॉल्व करोगे। क्या पूछ रहा है? मॉडल पूछ रहा है। मॉडल का मतलब मोड। यहां बारी आती है सेक्शन ई की, और सेक्शन ई क्या होता है आपका? केस स्टडी वाला क्वेश्चन होता है। टोटल हो जाएंगे आपके 12 मार्क्स के लिए हो जाएगा। देखो स्टैटिस्टिक के क्वेश्चन फटाफट, ये देखो इसके, ये हो गया फिगर, और फिगर देके ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऐसे ही यहाँ 37 में ये देखो लिखा हुआ है, कुछ टेस्टमेंट है, और ये स्केल दिया हुआ है। और इसके बाद आपसे क्या पूछ लेगा? ये देखो, ये ग्राफ देके, ये ग्राफ देके, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ, ये क्वेश्चन 1 हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन 1 के बाद ये 2 हो गया, 3 हो गया, इन दोनों में से कोई एक कर सकते हो, ऑप्शन था ना 2 मार्क्स वाले में से। फिर 38, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, पूरा अच्छे से इसको रीड करना है। ये है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। उसके बाद तुम 1 2 3 या फिर इन दोनों में से कोई एक का आंसर दे दोगे। और यहां तक मैंने क्या करा दिया है तुमको, 80 आउट ऑफ 80 में से पूरा का पूरा कंफर्म करा दिया है। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुमने क्या किया। अभी तक मैंने जितने वायरल पेपर कराए हैं, तुमने किया है नहीं किए। अगर मैं सच्ची बोलता हूं, अगर तुमने सारे के सारे किए हैं तो कोई भी रोक नहीं सकता तुमको, फुल मार्क्स लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये लास्ट वीडियो थी, आज के बाद कोई वायरल पेपर नहीं आएगा, क्योंकि सारे सेट्स क्या हो गए हैं? खत्म हो गए हैं। तो कल क्या है? कल मैं आपके लिए लाइव आऊंगा संडे को। ठीक है, आप बताना कौन कौन चाहता है कि मैं लाइव आऊं और हम आगे बात करें, और क्या कर सकता हूं आपके लिए, आप मुझे बताओ, और क्या करूं मैं आपके लिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं हम ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में। अगर तुमने लाइव के लिए बोला तो लाइव में जरूर मिलेंगे।